नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं उनमें प्रकाशित जो आर्टिकल्स होते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है डाउन टू अर्थ मैगजीन। तो देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। तो उसमें दो आर्टिकल्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में भारत में जो भी जीवन प्रत्याशा है उसी पर आधारित एक आर्टिकल दिया गया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है वो भारत में जो भी खाद्य फसलें हैं और जो इथेनॉल से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम संचालित किया गया, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो दोनों आर्टिकल पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि इसमें क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या आपके लिए ऐसी ज़रूरत की वाली जो बातें दी गई हैं जिन्हें आपको समझना है। तो पूरे आर्टिकल्स को जानेंगे, समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, समरी निकालेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी पहला आर्टिकल है वो है भारत की जो जीवन प्रत्याशा है उसके संदर्भ में जो टाइटल दिया गया है कि भारत की जीवन प्रत्याशा में 5 दशक में पहली बार क्या देखा गया है, गिरावट दर्ज किया गया है। और ये अब चिंता का विषय बना है क्योंकि अगर 50 वर्ष के इतिहास की बात करें तो पहली बार इस तरह का जो घटनाक्रम है, इस तरह की जो स्थिति है वो देखी गई है भारत के संदर्भ में, जहां पर जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो रही है, वो घट गई है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी बदलाव को दर्शाता है। डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है भारत के संदर्भ में उसको ये दर्शा रहा है। तो इसी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर हम बात करेंगे। कुछ यहाँ पर डेटा दिए गए हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में जो भी गिरावट दर्ज की गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसे हाल ही में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा गया है कि जीवन प्रत्याशा वर्ष 2017 और वर्ष 2021 के बीच में देखें तो ये 69.8 वर्ष तक नीचे आ चुका है, जबकि पिछले जो एक टाइमलाइन, एक टाइम बाउंड था 2016 से 2020 में ये कितना थी, तो ये 70 वर्ष थी। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या है कि जो जीवन प्रत्याशा है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। खास बात क्या है, यहाँ पर जो 0.2 जो वर्ष है, ये जो गिरावट है ये ऐसा नहीं है कि मामूली गिरावट है, बल्कि ये क्या है कि जो भी अपने देश की नीतियां हैं जो सरकार चलाती है, चाहे वो केंद्र है, चाहे राज्य सरकार या विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जो स्वास्थ्य नीतियां संचालित की जाती हैं, अब उनके सामने भी एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न चिन्ह है वो खड़ा हो चुका है। और ये जो अभी रिपोर्ट आई है, जो इसके इंडिकेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं जो भी स्वास्थ्य नीतियां भारत में संचालित की जा रही हैं। ये अलग बात है कि ये जो भी डेटा आया है उसमें एक बड़ा कारण कहा जा रहा है कोविड-19 जो महामारी थी, पेंडेमिक्स था। और ये सही भी बात है क्योंकि इस महामारी का जो प्रभाव है वो भारत में देखने को मिला है, तो उसके प्रभाव स्वरूप हो सकता है कि इस तरह की जो जीवन प्रत्याशा है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। अब रिपोर्ट में जो भी निष्कर्ष हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहली बात तो यहाँ पर यही देखने को मिल रही है कि खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो भी शहरी बनाम जो ग्रामीण गिरावट है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर से जो लाइन दी गई है ये क्या है, ये रूरल सेक्टर, ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण स्तर पे, और जो रेड लाइन दी गई है ये अर्बन सेक्टर्स के लिए, दोनों के लिए जो जीवन प्रत्याशा है वो दर्शाया गया है। शहरी क्षेत्रों में जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या है कि वो 0.3 वर्ष क्या हुई है, वो कम हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा आप देखेंगे तो जीवन जो प्रत्याशा है वो कम गिरावट दर्ज की गई है, 0.1। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं क्योंकि अभी भी देखें तो ग्रामीण स्तर पे उस तरह से बीमारियों का प्रभाव, जैसे पेंडेमिक का जो प्रभाव था, कोरोना या जो कोविड-19 है, वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा इसके प्रभाव देखने को मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में तब भी अगर देखें तुलना के स्तर पे तो शहरी क्षेत्रों की तुलना में लोगों
के प्रभावित होने की जो बात थी वो कम थी, क्योंकि एक तो बड़े स्तर पे देखें तो इन्फेक्शन नहीं फैले और वहाँ पर लोगों ने एक तरह से देखें तो बहुत सारे लोगों के संपर्क में नहीं आने के कारण इस तरह के प्रभाव नहीं देखने को मिले। दूसरी तरफ से जो रिपोर्ट आई उसमें जेंडर के स्तर पे भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये लिंग एक असमानता देखने को मिला है इस रिपोर्ट में कि 70 वर्ष की आयु जो है 17 ईयर्स की आयु में भी जो महिला की जीवन प्रत्याशा है वो पुरुष की जीवन प्रत्याशा से क्या है कि अधिक देखने को मिली है। तो दूसरी पहली तो हो गई जो ये रिपोर्ट आई है कि ये किस बेस पे है, तो ये है शहरी बनाम ग्रामीण क्षेत्र। और यहाँ पर भी देखेंगे तो शहरों की तुलना में जो जीवन प्रत्याशा कम हुई है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा शहर की अपेक्षा कम हुई है। दूसरा जो है वो लिंग के स्तर पे है, जेंडर के स्तर पे है। जो लिंग असमानता है वो देखने को मिला है, खास तौर पे जो मेल और जो फीमेल है इसके स्तर पे कहा गया है कि जो 70 वर्ष की जो आयु ली गई है, एक स्टैंडर्ड 70 आयु को आधार मानते हुए एनालिसिस किया गया, जिसमें कहा गया कि 70 वर्ष की आयु में भी जो महिला की जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, पुरुषों की तुलना में 2 वर्ष क्या है ये अधिक है। यानी 2 वर्ष महिलाएं पुरुषों से अधिक जीती हैं, इस तरह की बात कही गई है। और राज्य स्तर पर देखेंगे तो बहुत सारे जो डेटा हैं वो दिए गए हैं। जैसे उच्चतम जीवन प्रत्याशा दिल्ली में पुरुषों के लिए 73 वर्ष है और केरल में महिलाओं के लिए 77.9 78 वर्ष के आसपास है, ये डेटा दर्ज किया गया है। जबकि सबसे कम जो जीवन प्रत्याशा है वो छत्तीसगढ़ के लिए पुरुषों के लिए केवल 62.8 वर्ष दर्ज किया गया, जबकि महिलाओं के लिए 66.4 वर्ष दर्ज किया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा काफ़ी अधिक है तो कुछ क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा काफ़ी कम है। ऐसे ही देखेंगे जैसे कोविड-19 के जो संभावित परिणाम हैं उसको आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर देखें इस महामारी ने देश में काफ़ी कह सकते हैं कि बुरा हालत कर दिया था और जो मृत्यु दर है वो भी काफ़ी बढ़ गई। 2020 में देखें 6 से बढ़कर 2021 में मृत्यु दर 7.9 पहुंच गई। कुल मृत्यु दर आप देख सकते हैं 2020 में 8 मिलियन से अधिक हो गई थी, इससे बढ़कर फिर 10 मिलियन 21 में पहुंच गई और 5 दशकों में देखें तो ये काफ़ी सबसे उच्च दर पे पहुंच गई थी। जो भी रेस्पिरेटरी जो डिजीज हैं उनसे होने वाली जो मौतें हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। और इसके अलावा जो भी संचार प्रणाली से संबंधित जो मौतें हैं, जो एक संक्रमण होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसकी भी जो मात्रा है, उसकी जो दर है वो भी बढ़ चुकी थी। जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में देखिए कुछ डेटा दिए गए हैं 2017 से लेकर 2021 के बीच में। आप देख सकते हैं एवरेज जो एक्सपेक्टेड जो लाइफ स्पैन इम्प्रूव्ड आफ्टर सर्वाइविंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ये डेटा दिया गया है और इसके बारे में जानकारी दी गई है। जीवन प्रत्याशा में जो एक कमी देखने को मिल रही है रिपोर्ट में वो तुलना से ज़्यादा देखने को मिल रही है। रिपोर्ट की जो भी तुलना है वो उससे ज़्यादा देखने को मिल रही है। कुछ डेटा दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है IIPS, इसका एक स्टडी आया और उसमें देखा गया कि अकेले वर्ष 2021 में जो जीवन प्रत्याशा है वो 1.6 वर्ष कम हो गई थी। और जेंडर के स्तर पे देखें तो ये जो अंतर है 2.8 से बढ़कर 3.2 वर्ष हो गया था। और लगभग 1 दशक में देखें तो जो एक प्रगति थी जो लगातार देखने को मिल रही थी वो कम हो गई थी। तो इस तरह के जो डेटा हैं वो देखने को मिले थे। ग्लोबल स्तर पे जो भी डेटा है, जैसे संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 का एक अनुमान है जिसमें डेटा दिया है कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो वर्ष 2019 में 69.7 से घटकर 21 में 67.2 हो गई। तो डेटा के स्तर पर थोड़ा अंतर है, लेकिन बहुत हद तक देखें तो जो पैटर्न है वो सेम है। विश्व स्तर पे 70% देशों ने इसी तरह की गिरावट का अनुभव किया है, क्योंकि एक तरह से अगर पेंडेमिक जो महत्वपूर्ण कारण था तो वो दुनिया भर में प्रभावित किया है और उसके जो परिणाम है वो देखने को मिले हैं। महामारी के दौरान 85% देशों में आय में भी क्या हुई, कमी हुई, क्योंकि लोगों को मजबूर होना पड़ा अपने घर पर बैठने के लिए, अपने कार्यस्थल से वापस अपने कह सकते हैं कि होम टाउन जाना पड़ा और इस कारण से इस तरह की स्थिति देखने को मिली। अब इसका जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, अगर उसकी हम बात करें कि आखिर निष्कर्ष इस आर्टिकल का क्या निकला, तो यही है कि 2021 में आर्थिक सुधार तो बहुत हुए। 2021 में जो भी एक विकास थी, जो ग्रोथ थी,
वो क्या हो चुकी थी, एक तरह से बहुत स्लो हो चुकी थी। तो उस ग्रोथ को एक गति देने के लिए कह सकते हैं कि प्रयास तो बहुत किए गए। स्वास्थ्य जो संकट था उससे उबरने के लिए सभी देशों ने अपनी भी मदद की और दूसरे की भी मदद की, और ये नहीं होता तो हालत और बदतर हो गई होती, बदतर तो हो ही चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र ने खास तौर पे ये अलर्ट जारी किया है कि महामारी के एक्सट्रीम पोजीशन के बाद भी 2/3 दुनिया के जो देश हैं वहां पर जीवन प्रत्याशा में कमी जारी है, देखी जा रही है। जो दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव है, जो महामारी के बावजूद जो भी मजबूत स्वास्थ्य संबंधित जो नीतियां हैं वो सही ढंग से या तो लागू नहीं है या बहुत सारे देशों में इस तरह के बेहतर नीतियों का अभाव है। जैसा कि भारत के भी संदर्भ में कहा जा रहा है कि इस तरह की जो भी जीवन प्रत्याशा कम हुई है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा, विभिन्न एजेंसियों, प्राधिकरणों के द्वारा जो संचालित स्वास्थ्य नीतियां हैं, कहीं ना कहीं उन स्वास्थ्य नीतियों में अभी भी कमी है, और उसी का परिणाम है कि इस तरह की विषम परिस्थिति में उसके प्रभाव भारत में देखने को मिले हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा। एक और आर्टिकल है, ये है भारत में खाद्य जो फसलें हैं, जो खाद्य फसलें होती हैं, और उन्हीं के संदर्भ में एक और यहाँ पर चीज़ जोड़ दी गई है, एथेनॉल जो मिश्रण कार्यक्रम है। तो इस पर हम बात करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर भी हम देखेंगे। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। जैसे भारत का जो इथेनॉल जो मिश्रण जो कार्यक्रम है उसकी हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या कहता है। तो देखिए, भारत का इथेनॉल जो मिश्रण कार्यक्रम है, इसे समझने से पहले देखिए भारत में अगर हम देखेंगे तो जो इथेनॉल मिश्रण जो कार्यक्रम है, इसके लिए कुछ मेजर जो मेन कह सकते हैं कि खाद्य फसलें हैं, उनकी जो निर्भरता है वो खाद्य मुद्रास्फीति पोषण के संदर्भ में जो उपलब्धता है उस पर गंभीर क्या है प्रभाव डाल सकती हैं। क्योंकि इथेनॉल का अगर हम उत्पादन इन्हीं खाद्य फसलों से कर रहे हैं तो इन पर जो निर्भरता हमारे लोगों की है या पोषण के संदर्भ में है, मुद्रास्फीति इन पर निर्भर करती है। तो अगर पैटर्न में चेंज होता है तो फिर उनका प्रभाव देखना लाजमी है। जैसे भारत का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कहा जा सकता है इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल कार्यक्रम है। देश में जो ऊर्जा संसाधन है, आप सभी जानते हैं कि भारत क्या है कि ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में क्या है कि विदेशों पर निर्भर है, आयातित ऊर्जा संसाधन पर निर्भर है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए खास तौर पे इथेनॉल जो मिश्रित पेट्रोल जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया, ताकि इस तरह की जो कमी है उसके लिए एक वैकल्पिक जो रास्ता है वो ढूंढा जा सके। ये 2025 तक देखें तो 20% जो इथेनॉल मिश्रण है उसके लक्ष्य के साथ जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो ऊर्जा संसाधन है, डीजल, पेट्रोल, इस तरह के जो भी संसाधन है, उनके विकल्प के रूप में उस आयात करने वाला जो फॉसिल फ्यूल है, जो जीवाश्म ईंधन है, उसकी मात्रा को कम करने, दूसरी जो कार्बन एमिशन है उसमें कटौती करने, और जो भी ग्रामीण आय है उसको बढ़ावा देने के लिए ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। और अगर इसकी हम बात करें इथेनॉल, और अगर कृषि की हम बात करें तो भारत में देखेंगे जो इथेनॉल है मुख्य रूप से क्या है कि आप देखेंगे कुछ खास जो कह सकते हैं फसलें हैं उन पर निर्भर है। जैसे अगर देखेंगे जो शुगर केन है, जो गन्ना होता है, तो मुख्य रूप से गन्ना आधारित जो फीड स्टॉक है, जैसे गुड़, गन्ने रस अधिशेष जो जैसे खोई होता है, उसी से चीनी से ये उत्पादित किया जाता है। और हाल के वर्षों में देखें तो सरकार जो है, गवर्नमेंट है, उसने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने के लिए, जैसे पहले केवल गन्ने से के जो उप उत्पाद हैं उस पर निश्चित था मिथिलाल उत्पादन या मिश्रण उत्पादन कार्यक्रम, लेकिन अब इसमें क्या है कि विविधता देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो राइस है, जो चावल है, चावल को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो मक्का है, जो मेज है, उसको इसमें शामिल किया गया है, ताकि एक ही जो फसल है उस पर जो दबाव है वो कम किया जा सके। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि उच्च जल जो फुटप्रिंट है, जो हाई कह सकते हैं वाटर फुटप्रिंट होने के बावजूद भी इथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे जो आकर्षक जो फसल है अभी भी क्या है कि इंडिया में गन्ना ही बनी हुई है। जो वैकल्पिक अन्य जो सोर्स
लिए गए हैं उन पर इथेनॉल की जो अभी भी प्रोडक्शन की निर्भरता है वो गन्ने की अपेक्षा काफ़ी कम है। ये अलग बात है कि जो वाटर जो फुटप्रिंट है वो शुगर केन का अधिक है, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि बाकी पर निर्भरता कम है। मक्का में पानी की जो खपत है आप सभी जानते होंगे, काफ़ी कम जल की आवश्यकता होती है मक्का के उत्पादन में, लेकिन इससे एथेनॉल की जो मात्रा है वो कम होती है, जिससे डिस्टिलर के लिए देखें कम आकर्षक एक विकल्प बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2024 में विश्व खाद्य जो सुरक्षा है और जो पोषण की स्थिति है उसके संदर्भ में एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 55% से अधिक जो लोग हैं वो स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, डेटा आपके सामने दिया गया है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली। अगर हम बात करें कि भारत में ये जो कार्यक्रम संचालित हुआ है, भारत में इथेनॉल के संदर्भ में जो भी पॉलिसीज लाई गई उनका जो एक प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस अगर चार्ट हम देखें, जैसे 2003 से इथेनॉल जो मिश्रण कार्यक्रम है ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य बना दिया गया ताकि निर्भरता को कम किया जाए। फिर 2004 में आपूर्ति में कमी के कारण अनिवार्यता को वैकल्पिक तौर पर लागू किया गया कि ठीक है अनिवार्य है तो करो, नहीं है तो आप इससे बच सकते हो, अनिवार्य नहीं है। फिर 2006 में ऐसे करते करते विभिन्न परिवर्तन होते रहे और सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है 2024 में खासतौर पे संशोधित प्रधानमंत्री G1 योजना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे कृषि और वानिकी जो अवशेष हैं, शैवाल जैसे लिग्नो सेल्यूलोसिक फीड स्टॉक्स, ऐसे उन्नत दूसरे पीढ़ी के जो जैव ईंधन है उसको इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया और सरकार ने चावल की खरीद की जो अनुमति दे दी। इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के उपयोग पर जो रोक था, एक बैन था, उसे हटा दिया। और इस वर्ष 2025 में देखें तो सरकार ने इथेनॉल के लिए जो FCI है उसके साथ अतिरिक्त 2.8 मिलियन टन जो चावल है उसको भी अप्रूवल दे दिया, मंजूरी प्रदान कर दी, जिससे कुल जो आवंटन है वो 5.2 मिलियन टन हो चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रयास हैं वो सरकार के स्तर पे किए जा रहे हैं ताकि जो जीवाश्म ईंधन है उस पर जो निर्भरता है, जो कार्बन एमिशन है उस पर उसकी जो मात्रा है उसको कम किया जा सके और भारत की जो मूल ऊर्जा ज़रूरतें हैं जो कि आयात पर निर्भर हैं उस आयात की मात्रा को कम किया जा सके। और इन्हीं उद्देश्यों के लिए इस तरह के जो भी एथेनॉल मिश्रण जो कार्यक्रम है वो सरकार संचालित कर रही है और इसमें लगातार कह सकते हैं कि प्रगति कर रही है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि कितना ये सफल होता है या भारत की ज़रूरतों को कितना पूरा कर पाता है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। तो आज के एपिसोड में ये 2 आर्टिकल हमने देख लिया और इनके बारे में बेसिक जो जानकारी थी, इनका जो विश्लेषण है वो हमने किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक दूसरी मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उन पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।